27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर साहिबा हमें छोड़कर चली गई और उनका बहीमाना कत्ल हो गया। उस कत्ल की बेशुमार तहकीकात की गई। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी तहकीकात की, यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है उसने भी तहकीकात की, पाकिस्तानी इदारे भी, FIA भी, सारे तहकीकात करते रहे। क्या उन तहकीकात पर अमल दरामद हो सका, नहीं हो सका? उस कत्ल के पीछे जो साजिश बुनी गई वो बेसिकली क्या थी? और सबसे बढ़कर इतनी पुरजोश तकरीर करने वाली जो लियाकत बाग में उनकी तकरीर आखिरी तकरीर है, जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर साबित हुई, उसी दिन शायद वो हामिद करज़ई साहब से भी मिली। उससे पिछली रात हाई ऑफिशियल्स जो हैं, इंटेलिजेंस के सरबराहान, वो उन्हें मनाते रहे, उन्हें समझाते रहे कि लियाकत बाग का जो जलसा है उसे आप मनसूख कर दीजिए। 27 दिसंबर 2007 एग्जैक्टली क्या वाक़यात हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो नुकसान ही नुकसान हुआ बेनजीर के मर्डर से। फायदा एक ही आदमी को हुआ, और वही जो मर्डरर है आसिफ जरदारी, उसको फायदा हुआ। बेनजीर को बैतुल्ला मसूद और उसके लोगों ने मारा, इसमें कोई शक नहीं है, सारा एविडेंस मौजूद है। लेकिन देखने की चीज ये है कि इस मर्डर के, ये बैतुल्ला मसूद के पीछे कौन था? क्या कोई ऐसा शख्स था जो साजिश करके बैतुल्ला मसूद को उसने यूज किया और मर्डर करवाया? सुहेल वड़ाई साहब के पास चलते हैं, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और बेनज़ीर साहिबा की शहादत को लेकर, उनके कत्ल को लेकर बहुत सारी गुत्थियां उन्होंने सुलझाई हैं अपनी किताब में। कातिल कौन किताब का नाम है। उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि 27 दिसंबर 2007 को एग्जैक्टली हुआ क्या था। बड़े क्लास की आपने किताब लिखी और बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान की जर्नलिज्म के ऊपर वो किताब, और जिसने भी बीबी साहिबा पे तहकीकात करनी है वो उस किताब से शुरू करेगा और वहीं वो ख़त्म कर देगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 21 सितंबर 2017 को स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भुट्टो के कत्ल का फ़ायदा आसिफ अली जरदारी को हुआ। मेरा इससे तो नुकसान ही नुकसान है। बेनज़ीर भुट्टो को किसने फ़ोन करके गाड़ी से बाहर निकाला? सवालिया निशान। बेनज़ीर के पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खालिद शहनशाह को किसने कत्ल किया? बेनज़ीर की गाड़ी का रूट किसने तब्दील किया? इन सब का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी है। मुशर्रफ साहब, इस पर क्या टेक है आपका? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स आए अब तक। देखिए, मैंने जो किताब लिखी उसमें 5 साजिशी जो कहानियाँ थी उनके लिए उन पे पहले काम किया। मसलन उसमें यह था कि क्या जनरल मुशर्रफ और फ़ौज मुलव्वस है, क्या जरदारी मुलव्वस है, क्या अमेरिका मुलव्वस है। ठीक है, ये 5 मैंने थीसिस जो उस वक्त प्रेवलेंट थे, तो मैंने उन 5 किरदारों पे फिर जो इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, जो उनके बारे में हकायक थे, शवाहिद थे, ठीक, मैंने उन सब पे बारी बारी काम किया। बिल्कुल सही। और जो है तालिबान मुलव्वस हैं, मैंने उस पर भी काम किया और तालिबान से भी रब्ता किया। पहली दफ़ा शायद तालिबान ने किसी का जवाब दिया, वो मेरे पास वो जवाब महफूज है, वो मैंने किताब में लिखे। तो ये सब जो किरदार थे, मैंने जनरल मुशर्रफ से भी इंटरव्यू किया इस हवाले से जी, 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा। तो बुनियादी बात यह है कि अगर तो हम ये सोच लें कि हमने किसी को पहले ही ज़हन में बनाया हुआ है कि वो कातिल है, तो फिर तो उसको कोई बदल नहीं सकता। उस तहकीकात नहीं हो सकती। हाँ, तहकीकात नहीं हो सकती, फिर पहले ही किसी को फांसी चढ़ा दें। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जनरल मुशर्रफ या आसिफ जरदारी ये दोनों मुलव्वस नहीं थे। बिल्कुल गलत है। जनरल मुशर्रफ की हाँ अलबत्ता जो नीचे लोग थे उन्होंने सिक्योरिटी में भी तसाहल बरता, और जो मिलिटेंट ग्रुप था फ़ौज के अंदर जो कि उस वक्त बड़ा एक्टिव था, उसने उन तालिबान की सरपरस्ती भी की जो बेनज़ीर भुट्टो के कातिल थे। मेरा और उसमें मैंने वो सब रैकेट जो है उसके नाम, और जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ने भी उसी नतीजे पे पहुंचा, उन्होंने भी वो नाम दिए, उन्होंने वो सारा जो कड़ी थी उसको सारा उन्होंने एक्सपोज किया। ये तो हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ जो उस रिपोर्ट की रोशनी में सबके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो रोक दी, क्योंकि जनरल कियानी साहब, ये मेरी किताब में भी लिखा है कि जनरल कियानी साहब अपनी टीम को लेके
फ़ौजियों को जरदारी साहब के पास किया, जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे और वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और उन्होंने जाके ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप ना मानें, जबकि जरदारी साहब पहले इसको वेलकम कर चुके थे। तो उन्होंने उनसे ख़त लिखवाया यूनाइटेड नेशंस को कि ये आपकी जो रिपोर्ट है ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें गलत हैं, जबकि वो पहले खुद कह चुके थे कि ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। और ये किताब जो है तालिबान की जो आई है, मैं इसको एक सेल्फ कन्फेशन कहता हूँ तालिबान की, जो पिछले 10 साल से रिफ्यूज कर रहे थे कि हम इन्वॉल्व नहीं है। इस किताब में ही सरवर साहब वो कहता है कि जी जब हमने हमला किया वहां पे कारसाज में मोहतरमा के ऊपर, तो वहां पे सिक्योरिटी देखी हमने नहीं है, तो सिक्योरिटी ना होने की वजह से उन्होंने फैसला किया लाड़काना करने का। लाड़काना में वो इंफॉर्मेशन एक मौलवी ने उनसे लीक कर दी, और फिर उन्होंने उस सिक्योरिटी ना होने की वजह से इनएडिक्वेट सिक्योरिटी का फायदा उठाते हुए तालिबान ने वायदा उठाया और मोहतरमा को शहीद किया पिंडी लियाकत बाग में। सीनियर जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद साहब, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, बड़ा मारूफ नाम है। उन्हीं के पास चलते हैं। उन्हीं की स्टोरी थी जो अंग्रेज़ी जरीदे ने छापी थी, और उसमें कहा गया था कि बैतुल्लाह मसूद जो हैं वो बेनज़ीर साहिबा के लिए ऑर्डर दे चुके हैं कि उनकी जान ले ली जाए। इस स्टोरी का पस मंज़र क्या था, एजाज सैयद क्या क्या जानते हैं, किन राजों के अमीन हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। बैतुल्लाह मसूद ने जो बैतुल्लाह मसूद की स्टोरी थी कि बेनज़ीर साहिबा को कत्ल करने के लिए फ़दाईन या उनके जानिसार जो हैं वो निकल चुके हैं, ये सबसे पहले आपका कैच था एजाज सैयद साहब। तो इस पर आपका क्या टेक है, पस मंज़र उस स्टोरी का क्या था, और उसी ने पूरे मुल्क में फिर भूंचाल एक जो है उसके बाद उस स्टोरी के बाद कैरी हो गया, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए फ़हद, बात यह है कि ये 4-5 अक्टूबर 2007 की बात है। मैं उस वक्त एक किताब लिखना चाह रहा था और उस सिलसिले में बैतुल्लाह मसूद से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था, और उस वक्त मैंने बैतुल्लाह मसूद के करीबी दोस्त जो है वो ईवान बाला के रुकन भी थे, उनसे रब्ता किया, हमारी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में मुझे पता लगा कि बैतुल्लाह मसूद जो है वो कुछ बंदे भेज चुके हैं बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने के लिए, क्योंकि बैतुल्लाह मसूद समझते थे कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो लिबरल हैं, वो वेस्ट की नुमाइंदा है, और ना सिर्फ ये कि वो ये समझते थे बेनज़ीर भुट्टो जो है उनका ख़ुद जो उनके अपने स्टेटमेंट थे वो भी बड़े क्लियर थे। वो जो शिद्दत पसंद थे, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन की ख्वाहिशमंद थी, बल्कि वो कहती थी कि हम मौसर अंदाज में ऑपरेशन करते। मुशर्रफ साहब ने जो ऑपरेशन किए हैं ट्राइबल एरियाज़ में वो ठीक नहीं किए। लाल मस्जिद ऑपरेशन को भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सपोर्ट किया था। तो एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट थी जो उस वक्त की हमें नज़र आती है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की और जो मिलिटेंट्स थे उस वक्त के, उनमें बहुत सारे मामलात में लड़ाई तो थी ही थी, लेकिन कुछ एक कॉमन इंटरेस्ट भी थे। मुजीबर रहमान शामी साहब, पाकिस्तान का मोतबर नाम, उनसे पूछते हैं कि बेनज़ीर साहिबा को सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड ना की गई, इंटरनेशनल सिनारियो उस वक्त क्या था, हालात उस वक्त क्या चल रहे थे, और यूएनओ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो क्या बात करती है, स्कॉटलैंड यार्ड क्या बात करती है, ये सारी बातें मुजीबर रहमान शामी साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं। बेनज़ीर साहिबा पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है वो कहती है कि मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त ना किया जाना ही शहादत का बायस बना। क्या आपका सर इस पे टेक है, इस मौजू पे? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, या जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। अगर वो सिक्योरिटी उनको मिली होती तो ये हादसा पेश ना आता। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये कहना था कि अगर मोहतरमा गाड़ी में से सर न निकालती, खड़ी ना होती और वेव ना करती, तो तब भी जो हमला आवर हैं वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। मैं आपकी इजाज़त से वो कोट अन कोट आपके सामने वो स्टेटमेंट
21 सितंबर 2017 को वीडियो बयान उनका है कि बेनज़ीर के कत्ल का फ़ायदा आसिफ अली जरदारी को हुआ है, मेरा इसमें नुकसान ही नुकसान है। बेनज़ीर भुट्टो को किसने फ़ोन करके गाड़ी से बाहर निकलने का कहा, एक सवाल। बेनज़ीर के पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खालिद शहनशाह को किसने कत्ल करवाया, दो सवाल। बेनज़ीर की गाड़ी का रूट कैसे तब्दील हुआ, इन सब का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी है बकौल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। तो ना एक परवेज़ मुशर्रफ का नुक्ता नज़र है, एक जो परवेज़ मुशर्रफ के मुखालिफ हैं और नाक़िद हैं उनका नुक्ता नज़र है। अब ये सारी बात जो है, इस पर कोई अदालती कमीशन होता, इन सवालों का जवाब ढूंढता तो ज़्यादा बेहतर बात होती ना। अब बदकिस्मती ये है कि जब ये हादसा हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई, जरदारी साहब सदर बन गए, यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने। मगर अनफॉर्चुनेटली इन सारे सवालों का जवाब किसी अदालती फोरम से हमें नहीं मिला। किसी भी कत्ल पर इतनी तहकीकात नहीं हुई जितनी बेनज़ीर साहिबा के कत्ल पर तहकीकात की गई। स्कॉटलैंड यार्ड ने अलग से तहकीक की, FIA ने अलग से तहकीक की, पाकिस्तान की हसास जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने अलग से तहकीक की, UN कमीशन ने अलग से तहकीकात की, और इस कदर भरपूर तहकीकात के नतीजा क्या निकला ये जानना भी ज़रूरी है। वो तो बनाई गई बात थी लीवर वाली। वो तो मेरा ख्याल है कि स्कॉटलैंड यार्ड की जो रिपोर्ट थी उसने लीवर शीवर वाला ख़त्म कर दिया। स्कॉटलैंड यार्ड को जो मैंडेट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो ये था कि आप बताएं कैसे हुआ, ये नहीं कि ये वाक़या किसने किया या क्यों हुआ। ये इसमें जा ही नहीं सकते थे कि ये किस तरह हुआ और कौन इसका जिम्मेदार। UN कमीशन की रिपोर्ट में कुछ पर्दा नशीनों के जब नाम आए तो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने UN कमीशन की रिपोर्ट को किस तरीके से डिसऑन किया, क्या हालात बने। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी UN कमीशन की रिपोर्ट या स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकात को प्रॉपर ऑन क्यों ना कर सकी, इसके पीछे कहानी क्या है। कुछ पर्दा नशीनों के जब नाम आए अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तो आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखकर रिपोर्ट के हिस्से पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। जी अच्छा, लेकिन इसके पीछे ये था ना कि जनरल कियानी ऐवान सदर में गए अपनी पूरे फौजी जो जाहो जलाल से उन्होंने कहा कि आप ये करें, और जरदारी साहब चूँकि ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ रहना भी है, मसालित के भी कायल हैं, तो उन्होंने वो ख़त लिख दिया। लेकिन इससे वो जो तहकीकात होनी चाहिए थी और उसके बाद उनके ऊपर केसेस बनने चाहिए थे और फिर उनको अदालतों में ट्रायल करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ओके, मुझे जो आपकी बात से समझ आई कि जरदारी साहब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से इस ख़त को लिखने के बावजूद दस्तबरदार नहीं हुए। ये उन्हें ख़त तो लिखना पड़ा लेकिन वो दस्तबरदार नहीं हुए। नहीं, ज़ाहिर है कोई दस्तबरदार कौन होता है अपने किसी अजीज़ के कत्ल पे। अच्छा, उसके बाद इसी बुनियाद पर फिर गेटिंग अवे विद मर्डर का ज़हूर हुआ। इन खतूत के बाद ये वो वही बंदा तफ्तीश, ये वही बंदा है जो UN की तरफ से तफ्तीश करने आया था। ये उसी ने किताब लिखी है, मुनेज़ो ने। जी बिल्कुल वही। और वो कहता है कि वीडियोज़, फुटेजेस और तस्वीर से पता चलता है कि जब जो बेनज़ीर साहिबा की गाड़ी लियाकत रोड के ज़्यादातर हिस्से से नीचे चली जा रही थी तो इनको सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी की गाड़ियाँ थी। भुट्टो की लैंड क्रूज़र के साथ एलीट फोर्स की कोई गाड़ी नहीं थी। एलीट फोर्स के कमांडर इंस्पेक्टर अजमत डोगर भुट्टो की गाड़ी से कुछ फासले पर भीड़ में मौजूद थे। पुलिस की तरफ से ये दावा है कि उन्होंने रैली में पहुंचते ही इनके गिर्द हिसार बना लिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं था ऐसा, गेटिंग अवे विद मर्डर। तो इस पे आप कह रहे हैं कि बेसिकली उन खतूत के बाद ये देखिए जी, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जो है ना, या दुनिया का सबसे बड़ा तफ्तीशी अदारा यूनाइटेड नेशंस है। इसमें तो कोई शक नहीं, हम सब उसके मेंबर हैं। उन्होंने सिर्फ 2 कत्लों पे आज तक तहकीक की है। एक लिबनान के जो सदर थे, वज़ीर आज़म थे हरीरी, और दूसरे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मर्डर की। और पूरी पार्लियामेंट ने ख़ुद ये उनको ख़त लिखा था और ये तफ्तीश करवाई थी, और उसके पैसे भी उस तफ्तीश के सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए थे। लेकिन बदकिस्मती है कि उस पर अमल नहीं हुआ। मुझे यकीनन गिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से है
जिन्होंने 5 साल हुकूमत की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद जो हुकूमत मिली वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली और जरदारी साहब उसमें सदर पाकिस्तान थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वज़ीर आज़म थे। सारी एजेंसीज इनके अंडर थी, सारा सब चीज़ें, सारे रिसोर्सेज इनके पास थे। आपकी अपनी हुकूमत, सब कुछ आपके अपने पास था। आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ था कि आप अपनी कायद, अपनी लीडर, अपनी पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कातिलों को ढूंढते। जरदारी साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने डिसोन कर दिया इस मैटर को, ख़त लिख के यूनाइटेड नेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको। तो इसकी लातलकी करने की या इस तरह करने की क्या ज़रूरत पेश आई, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, जो यूएन की रिपोर्ट है, यूएन कमीशन के जो इंचार्ज थे, वो जो सरबराह थे वो उनका ताल्लुक़ चिली से था और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कुछ जर्नलों का नाम, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ़ का नाम भी लिखा, उस वक्त के आईएसआई चीफ़ और डीजीएमआई का नाम भी लिखा और बताया कि इन लोगों ने हमें एक्सेस नहीं दी बल्कि हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए। अगर उस रिपोर्ट को क्लोजली पढ़ा जाए, वो उंगलियां उठा रही है उस वक्त की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके किरदार के ऊपर भी। तो उस वक्त आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी और जो उस वक्त की जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट थी उनके दरमियान एक तलखी भी पैदा हो गई थी और उस तलखी में एक बड़ी वजह ये यूएन की रिपोर्ट भी थी। फिर इन्होंने उस तलखी को मिटाने के लिए बाकायदा तहरीरी तौर पर उसको डिनाउंस किया, बल्कि डिनाउंस करने से पहले एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी ने उस सारे मामले को दोबारा तहकीक करके जो यूएन की जो फाइंडिंग्स हैं उनको डिक्लेयर किया कि ये दुरुस्त नहीं है। प्लान में 1371 पुलिस वालों ने उनको प्रोटेक्ट करना था, वो ना दिया गया। ये तो आप खैर सारी बातें फरमा रहे हैं। दूसरा, सानिया कारसाज जब हुआ 18 अक्टूबर को उनके ऊपर, तो वो 21 अक्टूबर को उसको एफआईआर कटवाने गई हैं, तो एफआईआर कोई नहीं काट रहा उसकी, और वो अदालती प्रोसीजर बड़ा कम्प्लेक्स करके फिर कहीं जाके एफआईआर कटवाने में कामयाब हुई हैं, जो ये जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने 16 अक्टूबर 2007 को ख़त लिखा था मुशर्रफ साहब को, और उसमें उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया को बेसिकली बताया उन्होंने कहा कि जनरल हमीद गुल, ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब आईबी के डायरेक्टर, आपको पता है, और इसके अलावा चौधरी परवेज़ लाई, ये सारे नाम उन्होंने कहा कि इसमें शामिल हैं जो जिनसे मुझे ख़तरा है। तो इस तरह की बातें भी तो शक का जारी था ना। अब उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई तो उनके इत्तेहादी हो गए, डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए। इसका मतलब है कोई चीज़ उनके ख़िलाफ़ नहीं थी, बस एक ये जो मोहतरमा ने शक का इज़हार किया था, बस ये शक था। यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी यानी इस शक को यकीन में नहीं बदला जा सका।